स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सर्वेश कुमार। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या था और उस मॉडल से न्यूक्लियस का डिस्कवरी कैसे, ठीक। तो एक पॉइंट हमें अभी याद रखना है कि जब रदरफोर्ड ने अपना ओरिजिनल मॉडल दिया था उस टाइम पे न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। रदरफोर्ड का मॉडल आया था 1911 में और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था 1932 में। तो जब न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो गया तो रदरफोर्ड के मॉडल में थोड़े बहुत चेंज हमने कर दिए कि एटम के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। अदरवाइज ओरिजिनल मॉडल में रदरफोर्ड ने केवल ये बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। तो अब देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या है। Rutherford in 1911 performed some scattering experiments in which he bombarded thin foils nearly 100 nanometer thick of metals like gold, silver, platinum or copper with a beam of fast moving alpha particles। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, गोल्ड का या फिर कॉपर का या फिर प्लेटिनम का 100 नैनोमीटर थिक एक फॉइल लिया और उसको फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल से हिट कराया। अब यहाँ पर हमें एक पॉइंट समझना पड़ेगा कि यहाँ पर गोल्ड, कॉपर और प्लेटिनम के फॉइल क्यों यूज किया। देखो, गोल्ड, प्लेटिनम या कॉपर बहुत ज़्यादा मैलेबल मेटल है जिससे कि उसका थिन शीट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सपोज करो ये बहुत थिन शीट है एक पेज का, यदि इस पर कोई पार्टिकल हिट करे तो चांसेस है वो पार्टिकल इसको क्रॉस करके इसको ब्रेक करके निकल जाएगा, तो ज़्यादा चांसेस है कि पार्टिकल क्रॉस करके जा सकता है। लेकिन सपोज करो हम इतना थिक शीट ले लें तो फिर तो बहुत कम चांसेस कि कोई भी पार्टिकल इसको क्रॉस करके जा पाएगा। तो बस वो ये चेक करने की कोशिश कर रहे थे कि अल्फा पार्टिकल क्रॉस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा थिन शीट की रिक्वायरमेंट थी। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा थिन शीट प्रिपेयर किया और थिन शीट तभी प्रिपेयर हो सकता है जब मेटल बहुत ज़्यादा मैलेबल हो। तो गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम बहुत ज़्यादा मैलेबल मेटल थे, इसलिए उनका यूज किया, ठीक। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है जब आप हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं तो जो पार्टिकल बनता है उसे बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। इसके बारे में हम लास्ट क्लास डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा मैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में भी समझना पड़ेगा। नेचर में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे स्पॉन्टेनियसली अल्फा, बीटा और गामा रेज का एमिशन होता रहता है और उन पार्टिकल्स को बोलते हैं हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो ऐसे एक एग्जांपल है रेडियो एक्टिव आइसोटोप या रेडियो एक्टिव एलिमेंट का रेडियम, जिससे कि अल्फा पार्टिकल इमिट होते हैं। द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज रेडियम, ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्लेस्ड इन ए ब्लॉक ऑफ लैड। अब इसको लैड के ब्लॉक में क्यों किया, स्टोर करके रखा हुआ है, लैड के ब्लॉक में क्यों लगा? तो देखो, लैड के ब्लॉक में एक कैपेसिटी होती है कि वह अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। अब बहुत ज़्यादा हमारे पास थिक लैड का ब्लॉक लेंगे तो अल्फा पार्टिकल उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो केवल हम उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको क्या बोलते हैं, टारगेट करेंगे जिस डायरेक्शन में हमें अल्फा पार्टिकल्स हिट कराते हैं। सपोज करो जैसे हमें इस डायरेक्शन में लेके जाने हैं तो हम कुछ इस तरीके से लैड का ब्लॉक ले लेंगे जिसमें रेडियम रख देंगे, जिससे अल्फा पार्टिकल इसी डायरेक्शन में जाता है। यहाँ जाएंगे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यहाँ जाएंगे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यहाँ जाएंगे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। स्लिट्स वेर यूज्ड टू गेट ए फाइन बीम। स्लिट रख दी हमने जिससे कि एक फाइन बीम आ जाए। अभी डायग्राम बताऊंगा कैसे होता है। The presence of alpha particle at any point around the thin foil of gold after striking it was detected with the help of a circular zinc sulfide screen. The point at which an alpha particle strike this screen, a flash of light is given out. तो जहां पर भी अल्फा पार्टिकल हिट करेंगे वहां पर स्क्रीन क्या करेगा, फ्लैश आउट करेगा, हल्का सा लाइट वहां पर प्रोड्यूस होगा। तो अब जरा डायग्राम देखते हैं। तो देख रहे हैं डायग्राम में हमारे पास एक रेडियम है। रेडियम से क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं और
साथ में एक स्लिट लगा हुआ, स्लिट से क्या हो रहा अल्फा पार्टिकल्स एक थिन बीम की फॉर्म में क्रॉस करके जा रहे हैं। अब एक गोल्ड का फॉइल है, उस गोल्ड के फॉइल से अल्फा पार्टिकल हिट कर रहे हैं, तो कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल वापस भी आ जा रहे हैं। अब इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, उसका हम समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखते हम इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्वेशन निकाले, या फिर जो उनके ऑब्जर्वेशन थे वो क्या थे। ठीक, तो पहला ऑब्जर्वेशन था मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स 99.9% पास्ड थ्रू द फॉइल विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन। तो मैक्सिमम पार्टिकल क्या हुए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन स्ट्रेट लाइन में क्रॉस कर गए। अब डिफ्लेक्शन हुआ नहीं हुआ, तो पहले हम अल्फा पार्टिकल जो आ रहा उसका पाथ देखेंगे। डायग्राम आपने पीछे देखा है, यदि वो सीधा चला गया तो इसका मतलब है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन गया, और थोड़ा बहुत कहीं और जगह हिट किया तो इसका मतलब डिफ्लेक्ट हो गया, और वापस आ गया तो इसका मतलब क्या है रिबाउंड हो गया। तो मैक्सिमम पार्टिकल क्या हुए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन क्रॉस कर गए। ठीक, सेकंड ऑब्जर्वेशन फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अंडरवेंट डिफ्लेक्शन थ्रू स्मॉल एंगल। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुए उनमें डिफ्लेक्शन हुआ, बट डिफ्लेक्शन क्या हुआ बहुत स्मॉल एंगल से हुआ। वेरी फ्यू ओनली 1 in 20,000 वर डिफ्लेक्टेड बैक, दैट इज थ्रू एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जिनमें डिफ्लेक्शन का एंगल 90 डिग्री से ज्यादा था। आउट ऑफ 20,000 केवल एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जिसमें डिफ्लेक्शन का एंगल 90 से ज्यादा था, और इसको हम बोल सकते हैं क्या हो गया वो डिफ्लेक्टेड बैक, जैसे जा रहे थे वापस आ गए। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब इन ऑब्जर्वेशन के बेस पर उन्होंने क्या कंक्लूजन्स निकाले उसको हम सीखेंगे। अब देखेंगे हम कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन्स निकाले। तो फर्स्ट देखते हैं, since most of the alpha particles passed through the foil without any deflection, there must be sufficient empty space within the atom. तुमने क्या बोला कि जब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन क्रॉस हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है। देखो जैसे सपोज करो मैं मार्कर फेंक रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या एम्प्टी स्पेस है तो ये क्रॉस करके चला जाएगा, लेकिन सपोज करो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ, मैं फेंकूंगा इसे क्रॉस करके क्या हो जाएगा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये मैं मार्कर को थ्रो कर रहा हूँ और ये विदाउट एनी डिफ्लेक्शन क्रॉस कर गया, तो इसका मतलब क्या यहाँ बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस है, लेकिन मैंने हिट इसको यहाँ से थ्रो किया और हिट करके डिफ्लेक्ट हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे एम्प्टी स्पेस नहीं है। तो पहला कंक्लूजन ये बताया उन्होंने कि जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को हिट कराया तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन निकल गए, क्रॉस कर गए, तो इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है। सेकंड पॉइंट, सिंस few alpha particles were deflected through small angles and alpha particles were positively charged, these could be deflected back only by some positive body present within the atom. The alpha particle deflected were those which passed very close to this body. तो अभी सेकेंड ऑब्जर्वेशन या कंक्लूजन उन्होंने बताया कि अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है और अल्फा पार्टिकल तभी डिफ्लेक्ट हो सकते हैं जब वो पॉजिटिव बॉडी के आसपास है, क्योंकि जब पॉजिटिव बॉडी के पास जाएंगे, सपोज करें कि पॉजिटिव बॉडी है, अल्फा पार्टिकल है, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे क्या होगा डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो एटम के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव बॉडी है। अब थॉमसन के मॉडल में देखा चला, थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा एटम क्या था पॉजिटिवली चार्ज था, तो इसका मतलब क्या था कि सारे अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाने चाहिए। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बताया कि पूरा का पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, एटम के अंदर कोई बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। Since some alpha particles were deflected back and alpha particles are heavy particles, those could be deflected back only when they strike some heavier body inside the atom. तो देखा जाना ये क्या है कि अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहा है डिफ्लेक्टेड बैक हो रहा है,
तो ये पॉसिबल कर, सपोज करो ये एक बॉडी है तो मैं मार्कर को थ्रो कर रहा हूँ, मार्कर जब इससे हिट करेगा तो इससे डिफ्लेक्ट होगा क्या, मार्कर इसको साथ लेके निकल जाएगा, बिकॉज मार्कर क्या एक हैवी बॉडी है और ये कैप के एक बहुत स्मॉल बॉडी इसके कंपैरिजन में। लेकिन अब क्या करूँ, इसको चेंज कर दूँ थोड़ा सा, ये बुक मैं ऐसे होल्ड कर लूँ, अब यहाँ से मैं मार्कर को इस पे हिट करूँ तो मार्कर इस बुक को लेके साथ आगे चला जाएगा क्या, मार्कर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये तभी हुआ जब कोई सभी पार्टिकल अपने से हैवी पार्टिकल से टकराता, तो मार्कर डिफ्लेक्ट बैक क्यों हो रहा, बिकॉज मार्कर बुक से इंपैक्ट किया और बुक क्या बहुत ज्यादा हैवी बॉडी है। तो इसी तरीके से अल्फा पार्टिकल के केस में होंगे, अल्फा पार्टिकल भी एक पॉजिटिवली बॉडी है जो बहुत ज्यादा हैवी है, तो वो तभी डिफ्लेक्ट बैक हो सकती है जब वो किसी एक हैवी बॉडी से इंपैक्ट करे। यदि वो स्मॉल बॉडी से इंपैक्ट करेगा तो उसको साथ लेके निकल जाएगा। ठीक, तो थर्ड कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला कि एटम के अंदर कोई ना कोई हैवी बॉडी है। अब कोई भी हैवी बॉडी कब हो सकती है, जब उसके अंदर सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड। नेक्स्ट, since the number of alpha particles deflected back is very small, this shows that the heavy body present in the atom must be occupying a very small volume। तो हमने क्या देखा, या रदरफोर्ड ने क्या देखा कि जो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बैक हो रहे थे या वापस आ रहे थे उनका नंबर बहुत कम था। तो ये तभी पॉसिबल है कि जो हैवी बॉडी है उस हैवी बॉडी का वॉल्यूम एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल हो। यदि हैवी बॉडी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। ठीक, और इसी हैवी बॉडी को रदरफोर्ड ने क्या होता है कि हैवी बॉडी क्या है, न्यूक्लियस है, और ये हैवी क्यों है, बिकॉज एटम के अंदर सारा का सारा मास इसमें कंसंट्रेटेड होता है और यही हैवी बॉडी क्या कैरी करती है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है। ठीक, the small heavily positively charged body present within the atom was called nucleus। तो इसी हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को रदरफोर्ड ने क्या बोला, न्यूक्लियस। इसको आप नोट कर लीजिए। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बेस पर और कंक्लूजन्स के बेस पर उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दिया कि एटम एक्चुअल में दिखते कैसे होंगे और अल्फा पार्टिकल हिट करने के बाद डिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं और जो क्रॉस हो रहे हैं तो क्यों क्रॉस हो रहे हैं, उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स और बताए। तो वो कंक्लूजन्स हम डायग्राम से सीखेंगे। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बेस पर एटम का, या फिर हम बोल सकते हैं गोल्ड फॉइल में जो एटम का अरेंजमेंट होगा और उससे अल्फा पार्टिकल कैसे क्रॉस हो रहे होंगे उसके बारे में कुछ डायग्राम या कुछ हिंट दिए। तो देखते हैं डायग्राम में। तो उनके अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास सर्कुलर है वो एटम्स है और इसमें जो बीच में सेंटर में बहुत हैवी बॉडी से दिख रहा है वो क्या न्यूक्लियस है। अब देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या होगा, क्रॉस कर गए, बिकॉज एटम के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है। अब देख रहे हैं कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं। तो डिफ्लेक्ट बैक वो हो रहे हैं जो डायरेक्टली न्यूक्लियस से इंपैक्ट कर रहे हैं और न्यूक्लियस क्या बहुत ज्यादा हैवी बॉडी है, बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर एटम का सारा मास कंसंट्रेटेड है। अब देख रहे हैं वो अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के आसपास से निकल रहे हैं, तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज है, तो वो अल्फा पार्टिकल क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। अब रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स के बेस पर एक मॉडल दिया जिसे बोलते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। अब उसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स थे हम उसको सीखना है, तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, द एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, मतलब एटम दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। First, nucleus. It is very small in size, carries positive charge, and in which mass of atom is concentrated। मतलब क्या कि एटम बहुत स्मॉल है, उसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है और सारा का सारा मास किसमें कंसंट्रेटेड होता है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। Since electrons have negligible mass, the mass of atom is mainly due to प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि एटम का सारा मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। और अभी हमने सीखा कि सारा का सारा मास न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है
और मास किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। तो इसका मतलब ये होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होंगे? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे। ठीक, अब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल है, तो इस बेस पे हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। Hence, protons and neutrons must be present in the nucleus. अब सेकेंड पार्ट है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, मतलब न्यूक्लियस के अलावा जो भी पार्ट है उसको बोलेंगे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। दैट इज स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। मींस न्यूक्लियस के बाहर का वो स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन किया रदरफोर्ड ने? सपोज करो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होता और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या हो जाता? नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होता, तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन या जितने भी इलेक्ट्रॉन वहां प्रेजेंट है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता है। तो ये कैसे एक्सप्लेन किया रदरफोर्ड ने, उसको देखते हैं। टू एक्सप्लेन दैट द electrons do not fall into nucleus as a result of attraction, he suggested that the electrons were not stationary but were revolving around the nucleus in certain circular orbits. As a result, centrifugal force comes into play which balances the force of attraction. तो उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। और हम जानते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो उसको आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। तो एक फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसे आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसे इनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा। दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे जिससे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल नहीं होगा। ठीक, अब इस मॉडल को कंपेयर कर सकते हैं हम सोलर सिस्टम से। जैसे सोलर सिस्टम में एकदम सेंटर में सन होता है, उसके सराउंडिंग में जितने भी प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, उसी तरीके से इस मॉडल में सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके अराउंड में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसको कभी कभार सोलर मॉडल भी बोला जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं और आइसोबार्स क्या होते हैं। ये बेसिक से टर्म्स के